नमस्कार विद्यार्थी मित्रगण, कल हमने कहानी का तीसरा हिस्सा देखने का काम किया। आज कहानी के अंतिम हिस्से को या भाग को लेकर कहानी का समापन आज हम यहाँ पर करने का कार्य करेंगे। लेखक सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक सुंदर ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख कराते हुए और बदले का आदर्श दिखाते हुए एक सुंदर अनुभूति देने का काम करने वाला एक कहानी रचना पाठ अर्थात आदर्श बदला इस रचना का परिचय लेने का कार्य कर रहे हैं। कल अंतिम परिचय लेकर हम रुके हुए थे जहां पर तानसेन तथा बैजू बावरा के बीच राग विद्या का अर्थात गान विद्या का मुकाबला या दोनों के बीच गान युद्ध इस प्रकार एक पास से आरंभ हो चुका है वन क्षेत्र में, और खुद अकबर बादशाह भी वहां पर उन दोनों का मुकाबला देखने हेतु वहां पर उपस्थित हो चुके हैं। समग्र आगरा शहर के लोगों को भी वहां पर वह खुली छूट दी गई है तानसेन तथा तानसेन और बैजू बावरा के बीच राग विद्या के इस मुकाबले का आनंद लेने का काम करने के लिए समग्र आगरा जन व्यक्तिगण भी वहां पर उपस्थित हो चुके थे। और शुरुआत में तानसेन ने राग विद्या से संदर्भित कुछ प्रश्न करने का काम बैजू बावरा से किया। सटीक ऐसे उत्तर देने का काम यहाँ पर बैजू बावरा ने किया है और जय जयकार करने का काम जनता या लोगों के द्वारा यहाँ पर जय जय की घोषणा करते हुए बलिहारी बलिहारी कहते हुए मानो उस पद्धति से एक पास बैजू बावरा का मानो यहाँ पर जय जयकार करने का कार्य किया है। अब दोनों के बीच सितार वादन के माध्यम से राग विद्या का प्रत्यक्ष अब मुकाबला यहाँ पर शुरू हो रहा है और आगे के परिचय में यहाँ पर कहानी माना यहाँ पर प्रवेश करती है। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो मानो जनता ब्रह्मानंद में मानो लीन हो गई। छात्रगण, ब्रह्मानंद में लीन हो जाना अर्थात अलौकिक ऐसे आनंद का अनुभव करना, यह यहाँ पर एक उस प्रकार का अर्थबोध कराने वाला मुहावरा यहाँ पर आया। अर्थात वैसे ही बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और उसके पर्दों को मानो हिलाने का कार्य किया, सितार छेड़ने का कार्य किया, जैसे उससे निकलती हुई मधु मधुर से ध्वनि से मानो समग्र प्रजाजन या जनता एक पास मानो ब्रह्मानंद में लीन सी यहाँ पर रममान होती हुई या अलग कैसे आनंद का अनुभव करने लगी है। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो जाना अर्थात उन्होंने मानो कुछ व्यक्त करना भी वैसे मानो बंद कर दिया है और वायु भी रुक गई है। सुनने वाले मंत्र मुग्ध सुधीन हुए सिर हिलाने लगे अर्थात हर कोई अपना काम छोड़कर बैजू बावरा के सितार वादन में मानो रममान होता हुआ देखने को मिलता है। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती मुहीं पर आ चुकी है। पूरा माहौल एक पास मानो बैजू ने यहाँ पर अपने सितार वादन के माध्यम से किया है, प्रकृति को अपने वश में मानो कर लेने का कार्य किया है। समग्र आगरा शहर के एक पास प्रजाजन या जनता भी एक पास मानो मंत्रमुग्ध होकर एक पास बैजू के सितार वादन का आनंद या रसास्वादन लेने का कार्य कर रही है। लोगों ने देखा और हैरान रहे, कुछ हरिण छलांग मारते अर्थात हवा भी मानो बहना बंद कर देती रुक जाती है, पत्ते तक निशब्द हो जाते हैं, पत्तों की वो खड़खड़ाहट भी एक पास मानो बंद हो जाती है। लोग हैरान होकर एक पास बैजू के सितार वादन का मानो आनंद लेते हैं और एक दृश्य लोग देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ हरिण छलांगे मारते भी आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए अर्थात प्रकृति का एक हिस्सा अर्थात हरिण भी वहां पर बैजू बावरा के सितार वादन के उस कला में एक पास मानो मोहित होते हुए उसके पास आ गए हैं। बैजू बावरा सितार बजा रहा था या बजाता ही रहा और वे हरिण सुनते रहे और सुनते रहे अर्थात यहाँ तक कि पशु पंछियों को भी एक पास सितार वादन के माध्यम से हरिण के पशुओं को भी एक पास अपनी ओर आकर्षित करने का काम सितार वादन के माध्यम से बैजू ने यहाँ पर किया। इतनी महानत एक पास एखादा व्यक्ति अपनी कला में, अपने कार्य में, अपनी प्रतिभा में एक पास किस प्रकार हासिल कर लेगा, उसका सुंदर अनुभव अर्थात सितार वादन की या राग विद्या की अनुभूति एक पास मानो बैजू यहाँ पर देने का कार्य कर रहा है। और दर्शक यह असाधारण ऐसा दृश्य
वाकई एक अचंभित कर देने वाला इस प्रकार का यह दृश्य था कि पशुओं को भी अपनी ओर मोहित कर देने की यह कला, इस प्रकार की प्रतिभा बैजू के भीतर देखने को मिलती है। और यह असाधारण ऐसा दृश्य एक लोग देखते ही रहे। लोगों को हैरान कर देने का काम सितार वादन के माध्यम से बैजू ने यहाँ पर किया है। हरी मस्त और बेसुध अर्थात अपनी सुध गंवाकर बैजू के सितार वादन में एक पक्ष मानो हरिन तक यहाँ पर मानो खो से गए हैं। बैजू बाबा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल माला उतार कर उन हरिनों को यह वहां पर पहना देने का कार्य करता है। किस प्रकार का पशुओं के प्रति सम्मान भाव भी यहाँ पर बैजू व्यक्त करता है। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए जंगल में एक पास मानो या वन में एक पास मानो गायब हो जाते हैं। अब तक वह बेसुध भाव से एक पास सितार वादन का रसास वादन लेने का कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे फूल मालाएं गले में पड़ी थी उनकी सुध एक पास मानो आई और दौड़ते हुए चौकड़ी भरते हुए हरन चली जाते हैं। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं है यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। अर्थात राग विद्या से हरिणों को एक पास आकर्षित करने का कार्य किया है यहाँ पर बैजू ने, और हरिणों को अपने गले की मालाएं उतारकर फूल मालाएं उतारकर बैजू ने उस हरिणों को पहनाने का कार्य किया। और प्रति शब्दों के पास से तानसेन को बैजू यहाँ पर कहता है कि हरिणा मेरी फूल मालाएं गले में एक पास पहनकर चले गए, तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाते हुए राग विद्या की उन हरिणों को यहाँ पर वापस बुलाना होगा ताकि वो फूल माला एक पास मुझे मिलेगी। और इस प्रकार का वो जवाब एक पास मानो बैजू तानसेन को देता है। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसे अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। इस प्रकार की सितार के साथ वह आप सितार बन गया, अर्थात दोनों एकाकार यहाँ पर हो जाते हैं। तानसेन और सितार मानो एक से हो गए, इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बन गया। इतनी समर्पण भावना से समग्र राग विद्या मानो तानसेन यहाँ पर बैजू के मुकाबले में सितार वादन का कार्य करते हुए ऊपर समग्र राग विद्या को न्योछावर कर देने का कार्य करता है, पूरी निचोड़ कर रख देने का कार्य करता है। पसीना पसीना वो हो गया, उसको अपने तन की स्त्री न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ और न था। अगर केवल और केवल सितार वाद्य के बिना या वादन के बिना एक पास उसको कुछ और नजर नहीं आ रहा था। इस समर्पण भाव से पसीना पसीना होकर लथपथ एक पास होकर पसीने से वो सितार वादन के कार्य में जुट चुका था। तो पूरे रममान भाव से वो बजा रहा है सितार वादन का कार्य, और उसको अपने मानव तन की सुधी न थी और सितार के बिना उसको संसार में कुछ और नजर न आ रहा था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। अतः इस प्रकार का सितार वादन का कार्य आज कर रहा है जो कभी नहीं सितार की बजाने का कार्य किया है। आज यह सितार की बानी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। इतने समर्पण भाव से बैजू के प्रति एक प्रति सितार वादन की राग विद्या की मानो मुकाबले में सितार वादन का कार्य यहाँ पर तानसेन कर रहा है। अब तक कभी न बजाई इस प्रकार की सितार वादन की वह अनुभूति एक पास यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। और ये मुकाबला ऐसा था सितार वादन का नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का था। अगर तानसेन इस राग विद्या में हार जाए तो उसको मृत्यु दंड मिल सकता है, और जीत जाए तो बैजू बावरा को मृत्यु दंड हो सकता है और तानसेन मानो जीवित रह जाएगा। आधारिक मृत्यु और जीवन का यह मानो मुकाबला था। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, अर्थात अज्ञानी अकुशल लोगों को देखने का कार्य किया था। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा है, अर्थात सामान्य कोई युवक नहीं है यहाँ पर बैजू बावरा, बल्कि प्रवीण पंडित एक उस्ताद राग विद्या का उसके सामने था। और उसको हराना वाकई तानसेन के लिए आसान कार्य नहीं था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। समग्र कला का निचोड़ अब तानसेन बैजू बावरा के सामने प्रस्तुत उसको करना आवश्यक है। जीत नहीं पाएगा तो मृत्युदंड उसको मिल सकता है। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी समस्या एक पास मानो उसके सामने थी। समग्र समर्पण भाव से बैजू बावरा के समग्र वह तानसेन अपनी
राग विद्या की प्रतिभा दिखाने का कार्य कर रहा है। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था या दिखा देना चाहता था। वह आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था, अर्थात तानसेन को जीत के बिना अन्य कोई बात मानने नहीं, हार उसको पता ही मानने नहीं है। आज वह किसी भी तरह से जीते रहना चाहता था, क्योंकि हार से उसको मृत्युदंड मिल सकता है। और किसी भी पद्धति से समर्पण भाव से वह राग विद्या में जीतने की इस भावना से सितार वादन में लगा हुआ है। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही और उंगलियां दुखने लगी थी। पूरी तरह से समर्पण भाव से तानसेन सितार वाद्य का कार्य कर रहा है, लेकिन उंगलियां उसको मानो दर्द करने लगी है। मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। जिस प्रकार का सितार वादन का आनंद लोगों ने बैजू से लेने का कार्य किया था, उस प्रकार का अनुभव आज तानसेन के सितार वाद्य से मानो उनको लोगों को नहीं हो रहा। और सूरज और जुगनू का मुकाबला ही था। मानो जुगनू जिस प्रकार की रोशनी निर्माण करता है और सूरज तो समग्र विश्व को एक पास रोशनी देने का कार्य करता है। मानो तानसेन और बैजू बावरा के बीच का मुकाबला लोग इस प्रकार के तुलनात्मक भाव से, इस प्रकार की मानो तुलनात्मक दृष्टि से एक पास देखने का कार्य करते हैं। जैसे सूरज और जुगनू का मुकाबला क्या हो, इस प्रकार की बात है। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी थी। मौत नाचना अर्थात मृत्यु अब तानसेन को अपने सामने नजर आ रही है। समर्पण से उसने मानो सितार वाद्य का कार्य किया है। सितार वादन के कार्य में समर्पण भाव से वो लगा हुआ, उसकी उंगलियां दुखने लगी है, दर्द देने लगी है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बैजू बाबा और तानसेन का मुकाबला था, सूरज और जुगनू के बीच का मुकाबला था। अब तक तो बहुत सारे जुगनुओं को उन्होंने देखा, लेकिन आज सूरज के सामने मानो जुगनू के समान हाल यहाँ पर तानसेन का हो चुका था। बहुत प्रयास किया तानसेन ने अपने सितार वादन के माध्यम से, लेकिन हरिण वापस यहाँ पर नहीं आए। बहुत चेष्टा करने पर भी, चेष्टा करना अर्थात प्रयास करना, बहुत प्रयास किया है, हरिण वापस नहीं आए हैं। देव पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होना अर्थात लज्जित हो जाना, आखिर खिसियाना होकर बोला। वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। तासीर अर्थात प्रभाव, या इस राग के प्रभाव से शायद वो यहाँ पर वापस नहीं आए, इस प्रकार का विचार तानसेन यहाँ पर व्यक्त करता है। हिम्मत है तो कहता है बैजू को, वो हिम्मत है तो आप दोबारा बुलाकर दिखाओ। मानो कहते नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या कुछ लोग एक आधी बात हो नहीं पाते उनसे, तो मानो कई प्रकार के बहाने बनाने का कार्य करते हैं। तानसेन भी आज हरिण उसके सितार वादन की कला के माध्यम से वापस न आए हैं और इसको कुछ बातों से छिपाना चाहता है। और कहता है बैजू से वो प्रति जवाब के रूप में कि कहता है कि हिम्मत है तो अब दोबारा उन हरिणों को वापस बुलाकर तुम दिखाओ जिनके गले में तुमने मालाएं पहनाने का, फूल मालाएं पहनाने का काम किया। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, जवाब देता है तानसेन, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। देखो तानसेन, जैसे तुम कह रहे हो उसी प्रकार मैं दोबारा इन हिरणों को वापस बुलाने का कार्य करता हूं। और यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। राग विद्या का फिर एक बार परिचय बैजू बावरा देने का कार्य करता है। सितार वादन के उन संगीत की उन लहरों से वायुमंडल में वह लहरें और राग विद्या के एक पास सितार वादन की वो बहने लगी थी। फिर सुनने वाले सितार सागर की तरंगों में डूबने लगे थे। जो अनुभव तानसेन के सितार वादन में एक जनता या जनमानस अनुभव नहीं कर रहा था, उस प्रकार का अनुभव लोगों को फिर एक बार बैजू बावरा के सितार वादन में होने लगा है। और बैजू फिर सितार वादन के कार्य में जुट चुका है। फिर उन हरिणों को जो फूल मालाएं पहनकर दौड़ते चले गए थे, उनको वापस बुलाने का कार्य फिर एक बार वह सितार वादन के माध्यम से करता है। लोग, सुनने वाले लोग संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे थे। यहाँ पर पानी का सागर नहीं, संगीत सागर अर्थात उस कला में, प्रतिभा में लोग डूबते चले जा रहे हैं। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आ गए। वही हरिण
जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी। जिन हरिणों को फूल मालाएं पहनाने का काम बैजू ने किया था, वही हरिण फिर एक बार सितार वादन के माध्यम से उसके पास आकर खड़े हुए थे और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। उन हरिणों को तानसेन ने बुलाने का प्रयास किया, भरकस प्रयास किया, लेकिन हरिण वापस नहीं आए। लेकिन फिर एक बार वह उन हरिणों को बुलाने का वापस काम बैजू बावला ने बड़ी सफलता से किया और वह बैजू बावला ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर तो फिर एक बार चले जाते। वह प्रतिभा तानसेन के सामने राग विद्या की सितार वादन की पासे बैजू ने समग्र अपनी कला को एक पासे निचोड़ कर रख देने का काम किया और मानो कहीं न कहीं तानसेन फीका सा पड़ गया है यहाँ पर सितार वादन में, राग विद्या में, संगीत कला में बैजू बावला के सामने। मानो आज यहाँ पर सूरज के समान अपनी प्रतिभा दिखाने का काम बैजू बावला ने किया है और जुगनू के समान उसके सामने तानसेन यहाँ पर नजर आने लगा था। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था, अगाध अर्थात अथाह या बहुत अपार ऐसा प्रेम तानसेन के प्रति अकबर बादशाह का रहा है। अकबर बादशाह के मानो 9 रत्नों में से एक पासे प्रमुख ऐसे लोगों के रूप में तानसेन का एक पासे स्नेह प्रेम, एक पासे बैजू अकबर बादशाह का तानसेन के प्रति रहा है। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। एक प्रतिज्ञा इस प्रकार की एक पहले से बनी थी कि तानसेन इस प्रकार वो कहता है बैजू को कि तुम अगर इस राज विद्या में हार गए तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा और मैं अगर हार गया तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा। आज बैजू बावला जीत चुका था और तानसेन हार चुका था। अकबर बादशाह देख रहा है कि उसका प्रमुख ऐसा जो प्रिय ऐसा व्यक्ति था तानसेन अब उस प्रतिज्ञा के अनुसार, उस नियम के अनुसार मृत्युदंड का पात्र यहाँ पर वो बन चुका है। और परिणामतः वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। मजबूरी है यहाँ पर अकबर बादशाह की, उनका प्रिय व्यक्ति मृत्युदंड के मानो उस सजा का पात्र वहां पर बन चुका है। विवश लाचार होकर अकबर बादशाह बड़ी संक्षिप्त पद्धति से एक पास अपना निर्णय सुनाने का काम करते, अर्थात बैजू जीत चुका है और तानसेन हार चुका है। बैजू बावला जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावला के हाथ में। निर्णय यहाँ पर अकबर बादशाह ने सुना देने का कार्य किया। अब बैजू के हाथ में तानसेन की जान है। अब बैजू तय करेगा कि इस तानसेन को मृत्युदंड देना है या नहीं है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावला के पांव में गिर पड़ा है। नतमस्तक हो गए यहाँ पर तानसेन बैजू बावला के चरणों पर। उसने हाथ स्वीकार लेने का कार्य किया। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया नहीं की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था। दया के लिए गिड़गिड़ाना अर्थात दीन भाव से बैजू के सामने उसके पैर पकड़कर तानसेन अब प्रार्थना करने का कार्य कर रहा था और कह रहा था मेरे प्राण न दो, अर्थात मेरे प्राण बख्शो, मुझे मृत्युदंड न दो, मेरे जीवन का फैसला आप तुम्हारे हाथ में है, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे मरने से तुम बचाने का कार्य करो। इस प्रकार बैजू के प्रति वो प्रार्थना एक से पैर पकड़कर करता है। बैजू बाबा ने कहा मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाहना होना अर्थात इच्छा नहीं है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता हूं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़ा दो कि जो कोई आगे की सीमाओं के अंदर अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाएगा। अर्थात जो राग विद्या में, संगीत कला में तुम्हारी बराबरी अगर कोई करे उसको मानव दंडित किया जाएगा, प्राण दंड दिया जाएगा। इस प्रकार का जो निष्ठुर ऐसा कठोर ऐसा जो नियम तुमने बनाया उस नियम को तोड़ देने का कार्य करना, इस नियम को बदल देने का कार्य करना। अकबर ने अधीर होकर कहा। अधीर होना अर्थात उतावले भाव से या धैर्यहीन या धैर्य रहित एक पास होकर कहा यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। आधा बैजू ने जैसी बात की तो अकबर बादशाह ने उस नियम को उड़ा देने का काम किया, उड़ा देने का कार्य किया। तानसेन बैजू बाबा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, बड़े दीन भाव से, जैसे एक आधा भक्त
भगवान के सामने अपनी दुख भरी भावना एक पास दीन भाव से व्यक्त करता सरकार बैजू बाबा के सामने उसके चरणों में तानसेन मानो दीन भाव से अपनी भावना व्यक्त करता हुआ कहता है, मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। तुमने मेरे प्राण बख्शे देने का कार्य किया है, आज मृत्युदंड से तुमने बचाने का कार्य किया बैजू, तुम्हारे उपकार में जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बाबा ने जवाब दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। 12 साल पहले का वो घटना प्रसंग एक से बैजू तानसेन के सामने व्यक्त करता हुआ कहता, बाकी समग्र बड़े साधुवान लोगों को तुमने मृत्युदंड देने का काम राज विद्या में हारने के कारण या तुम्हारी बराबरी न करने के कारण उनको मृत्युदंड दिया था। केवल एक बालक को, बच्चे को तुमने जान बख्शते हुए छोड़ देने का कार्य किया था। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शने का काम किया। अर्थात तुमने 12 वर्ष पहले मुझे मृत्युदंड से बचाया था, आज तुम्हें मैं मृत्युदंड से बचाने का कार्य कर रहा हूँ। तानसेन हैरान होकर बैजू के प्रति देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद 12 वर्ष पहले की पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात तानसेन को याद आती है। जिन साधुओं को अर्थात बैजू बाबा के पिता अन्य साधुओं को उसने मृत्युदंड राग विद्या में बराबर उसकी न करने के कारण उनको मृत्युदंड दिया था, एक बालक अर्थात बैजू को छोड़ देने का कार्य किया था। आज उसी बैजू ने राग विद्या में तानसेन को हराकर मृत्युदंड तक नहीं बल्कि आदर्श ऐसे बदले का सुंदर उदाहरण बैजू यहाँ पर स्थापित करता है। बाबा हरिदास जी द्वारा जो शिक्षा गुरु के द्वारा उसको दी थी कि बदला हिंसात्मक भाव से नहीं बल्कि आदर्श रूप से किसी बात का बदला किस प्रकार लिया जाता है, इसका सुंदर उदाहरण था। बैजू के रूप में जान बख्शकर तानसेन को मृत्यु से या उसके प्राण बचाने के माध्यम से एक पास बैजू ने अपना बदला लेने का कार्य एक पास यहाँ पर करने का काम किया है। किस प्रकार लेखक सुदर्शन जी ने बदले का आदर्श रूप क्या होता है, इस कहानी रचना के माध्यम से लेखक इस ऐतिहासिक ऐसा संदर्भ एक पास मानो व्यक्त कराते हुए बहुत सुंदर पद्धति से व्यक्त करने का काम यहाँ पर किया हुआ है। लेखक सुदर्शन जी की श्रेष्ठ कहानी संग्रह से यह कहानी अर्थात आदर्श बताई यह कहानी रचना छात्रों यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुदर्शन जी ने बदले का आदर्श क्या होता है उसको व्यक्त करने का यहाँ पर कार्य किया है। बदला किसी को नुकसान पहुंचाने में कभी सार्थक ही नहीं हो सकता बल्कि सही न्याय भाव से किसी का भला किस प्रकार एक पास से मालूम किया जाए और नैतिकता के माध्यम से भी आदर्श ऐसा बदला भी एक पास लिया जा सकता है। किसी को नुकसान पहुंचाकर कभी भी एक पास बदला पूर्ण नहीं होता है बल्कि सही नेक रास्ता एक पास किसी को दिखाकर भी एक पास बदला लिया जा सकता है। इसका सुंदर परिचय लेखक सुदर्शन जी ने आदर्श बदला इस कहानी रचना के माध्यम से व्यक्त करने का काम किया है। इस कहानी रचना पर आधारित स्वाध्याय से जुड़े प्रश्न कल के भाग में हम लेने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।